साथियों जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भी अपने YouTube चैनल पे कुछ जानकारी दूंगा जीके के बारे में। तो दोस्तों जीके के बारे में हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। आप देख रहे हैं ये प्रस्तावना के बारे में ये सब हमने लिखा है। अब इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ। केवल 10 मिनट का ये वीडियो दोस्तों रहेगा। आप लोग ये वीडियो हमारी देख लीजिएगा 10 मिनट का, ठीक। फिर उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, और दोस्तों समझने के बाद एक बार स्वयं से इसको दोहराइएगा खुद से। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका जो प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको प्रस्तावना से जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को देखिएगा। केवल 10 मिनट 8 या 10 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा। आप लोग इसको अच्छे ढंग से देखिए और इसको समझिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ लीजिए, इतना ही बस कर लीजिएगा। आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हमारी गारंटी है कि आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देखिए, हम दोस्तों मैंने कहा था कि मैं जीके के बारे में आप लोग से कुछ बातचीत करूंगा, आप लोग को कुछ बताऊंगा जिससे आपको भी कुछ जानकारी मिले और हम भी थोड़ा सा जानकारी हासिल कर पाएँ। तो दोस्तों मैंने जीके के बारे में सबसे पहले हम लोग संविधान के एक एक टॉपिक के बारे में मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख के आप लोग को वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाऊंगा। आप लोग इसे देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, समझ के उसको याद करिएगा। इसका फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराऊंगा। जितने भी मैं ये टॉपिक लिखा हूँ इसका फिर तुरंत मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा आपको। एक दिन थ्योरी शॉर्ट में, फिर एक दिन मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। जिससे क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से जो हमने पढ़ा है वो चीज़ें हमें आ रही कि नहीं आ रही समझ, वो चीज़ें हमारे नॉलेज में आई कि नहीं आई, इस चीज़ का ज्ञान होता है। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको पहले हम लोग आइए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कल मैं इसका 5 मिनट का ऑब्जेक्टिव वीडियो डालूंगा, 5 मिनट का। आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर पेपर दीजिएगा, फिर मुझसे बताइएगा कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसे ही हम लोग पहले पॉलिटी से शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक एक टॉपिक का मैं शॉर्ट वीडियो आप लोग तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोग उसको देखते रहिए और समझिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक। तो आइए समझते हैं दोस्तों प्रस्तावना। आप यहाँ देख रहे हैं प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं हम लोग, उद्देशिका। अब ये प्रस्तावना है क्या, ये आप लोग दोस्तों जितनी भी बुक होंगी, आप जब प्राइमरी में पढ़ते होंगे या फिर अपर प्राइमरी से भी, हर बुक पे लगभग आपको देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ लिखा रहता है प्रस्तावना। वही हमारा प्रस्तावना है। ये हमारे संविधान की जो है मूल, या आप समझ लीजिए मूल जो है संविधान की ये आत्मा कह लीजिए। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो आत्मा कहा है। तो ये मेन चीज़ है, ये कुंजी है एक तरीके से। मानिए अगर कहीं भी संविधान में संविधान निर्माताओं को या फिर आने वाले समय में उसमें लिखा है कि अगर कोई समस्या आती है तो आप इसको प्रस्तावना को पढ़िए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए हम लोग इस प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश, तो संविधान सभा में पेश किसने किया था, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, संविधान सभा के सामने किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब पेश किया, ये 2 डेट आप याद रखिए। ये जो 2 डेट है ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। और इसे स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947। याद रखिएगा दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक। अब देखिए आगे देखिए,
प्रस्तावना को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। याद रखिएगा, या उद्देशिका लिख के आए या प्रस्तावना लिख के आए, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों हमने अपने संविधान में हर चीज़, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग इसको बस समझ लीजिए, रट लीजिएगा इसको, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कहाँ से क्या क्या लिया गया, क्यों लिया गया, लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, भाषा तो ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा पूछेगा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें र आ रहा है, तो विचार की जब भी बात आएगी तो इसमें भी र आ रहा है, तो अमेरिका। ठीक, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं। तो विचार अमेरिका, विचार अमेरिका। जब भी भाषा कहेगा तो देखिए भाषा में स आ रहा है इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया टिक करेंगे आप। प्रस्तावना का विचार र आएगा तो अमेरिका। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप लॉजिक जोड़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से शुरू हुई। कहाँ से, हम भारत के लोग। आप प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें मैंने नहीं लिखा है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो उसमें आप देखेंगे कि शुरू कहाँ से होता है, हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो हमने लिखे हैं इसमें केवल दोस्तों। ठीक, तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हुई है, हम भारत के लोग शब्द से शुरू हुई है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, हम भारत के लोग। प्रस्तावना के अनुसार देखिए, हमारे राज्य का स्वरूप, ये राज्य का मतलब दोस्तों सरकार से होता है। ठीक, संविधान में जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो राज्य का मतलब क्या होता है, सरकार। तो राज्य का स्वरूप कैसा होगा हमारे, तो वो होगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, ये 5 शब्द जो है याद कर लीजिएगा। ये 5 शब्द पूछते हैं और इनके अर्थ भी कभी कभी पूछता है। अच्छी एग्जामों में अर्थ पूछता है, वनडे एग्जाम में रेयर केस में पूछता है, लेकिन अच्छे एग्जाम में जो पीसीएस ओसीएस की देंगे तो इसमें आपसे इन सब का अर्थ पूछता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं संप्रभु का अर्थ। संप्रभु का अर्थ होता है निर्णय के लिए स्वतंत्र। दोस्तों जैसे हम हैं, अगर हमें कोई डिसीजन लेना रहेगा तो हम तो स्वतंत्र हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरह हमारी सरकार है, हमारी सरकार डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिका हम पर दबाव नहीं बना सकता, कोई भी देश हम पर दबाव नहीं बना सकता। हम हमारे अपने देश के अंदर कोई निर्णय लेना हो या फिर किसी अन्य देश से दोस्ती करनी हो, अन्य देश से कोई सामान मंगाना हो, तो उसमें कोई अन्य देश हम पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, रोक नहीं लगा सकता कि नहीं वहाँ से सामान ना लो, यहाँ से सामान लो। जैसे अभी अमेरिका ने भारत पे अमेरिका रोक लगा रहा है कि नहीं आप हमारे यहाँ से ये सामान लीजिए, वो सामान लीजिए, रूस से मत लीजिए। तो इस तरीके का कोई हम पर दबाव नहीं चलेगा दोस्तों। इसी को संप्रभु कहते हैं। हम लोग क्या हैं, हमारा देश क्या है, एक संप्रभु देश है। क्या है, संप्रभु, इसको इंग्लिश में सोवर्निटी कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका पूरा नाम है, संप्रभु। तो ये समझ गए दोस्तों, एक शब्द का अर्थ, हर एक शब्द का अर्थ आपको शॉर्टकट में समझ लेना है। समाजवादी मतलब सबको समान रूप से देखना, सबके लिए समान नीति लागू करना, ये हमारे सरकार का जो है राज्य। यहाँ लिखा है ना दोस्तों, राज्य का स्वरूप, यानी हमारे सरकार, जो हमारी सरकार है उसका स्वरूप कैसा है, ढांचा कैसा है। ठीक, ये इस प्रस्तावना में लिखा गया। तो आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। सरकार किसी एक धर्म को मानने के लिए नहीं कहती हमसे। हम चाहे इस्लाम धर्म को माने, चाहे हम सनातन धर्म को माने, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सब लोग जो है दोस्तों अपना अपना धर्म जो है मानते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। आगे और आर्टिकलों में इन सब के बारे में देखेंगे आप। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं। ये डायरेक्ट इसी टॉपिक में आते हैं सर, यही लिख के आएगा दोस्तों कि राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म। इस तरीके से जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा तब उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य मतलब सरकार, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं, यानी सरकार किसी एक धर्म को मानने के लिए नहीं कहेगी। ठीक, अब आगे देखिए, लोकतांत्रिक, लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का शासन, यानी जनता का शासन। कोई भी अगर सरकार चुननी रहती है तो हम ही लोग तो वोट दे के चुनते हैं, हम ही लोग तो सरकार को बनाते हैं।
तो यही हम ही लोग का शासन हुआ। ये क्या हुआ? जनता का शासन। लोकतांत्रिक देश है हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक, यानी जनता का शासन, यानी हमारा शासन होगा। ठीक दोस्तों, आइए पांचवा देखते हैं, गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है वंशानुगत शासन नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में दोस्तों वंशानुगत शासन है। ठीक, यानी कि जैसे पहले होता था राजा का लड़का राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा, उसी को वंशानुगत कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। चुनाव होगा, जो चुनाव में बहुमत हासिल करेगा, जो चुनाव में जीत दर्ज करेगा, वही जो है शासन करता है भारत पे। ठीक, और शासन क्या, हम लोग उसको चुन के भेजते हैं और शासन हमारा होता है, ये जनता का शासन। ठीक, और देखिए ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह से यही पूछेगा। संप्रभु का मतलब बताइए, तो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। पूछ देगा गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे वंशानुगत शासन नहीं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, तो जनता का शासन होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग को यही ऑप्शन में टिक करना है, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय दी गई है। कितने प्रकार की न्याय पूछेगा? प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय दी गई है, तो ऑप्शन लगाइएगा 3 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक, ये 3 प्रकार की न्याय याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 बार याद करिएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इसको याद करिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। ठीक, और स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दोस्तों पूछेगा प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की, तो 3। स्वतंत्रता पूछेगा तो 5। कौन कौन से स्वतंत्रता, आइए उसको देखते हैं। विचार की स्वतंत्रता। दोस्तों हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का मतलब ही होता है स्वतंत्र। हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, अपने मन में विचार ला सकते हैं, ये तो हमारी स्वतंत्रता है। ये प्रस्तावना में भी है, मौलिक अधिकार में भी है ये सब चीज़ें। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? विश्वास की स्वतंत्रता, हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म जैसा हमने बताया अभी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो धर्म की स्वतंत्रता है हमारे पास। किसी धर्म को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। आर्टिकल जब आप दोस्तों 25 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक, ये दोनों चीज़ लिखा है। उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, पूजा, वर्शिप, ये सब चीज़ें। ठीक, अब आइए दोस्तों नेक्स्ट, ये स्वतंत्रता पूछेगा तो 5 प्रकार की, और न्याय पूछेगा तो 3 प्रकार। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि ये क्रम से याद कर लीजिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसे आप क्रम से याद कर लीजिएगा। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 2, 3 बार 4 बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। आइए सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, इसी को रट लीजिएगा। ठीक, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसको भी बेहतरीन ढंग से रट लीजिएगा। आइए देखते हैं, पूछता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना में संशोधन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। संशोधन क्या होता है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आइए हम संशोधन पहले देखते हैं। ठीक, प्रस्तावना में संशोधन केवल 1 बार हुआ है। कितनी बार? 1 बार। कितनी बार हुआ है? तो 1 बार। क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आंसर लगाएंगे 1 बार। कब हुआ है? तो 42वां जो हमारा संविधान संशोधन था 1976। इसको इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट। ठीक, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें हुआ क्या था? जब 1 बार संशोधन हुआ था तो हुआ क्या था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3 शब्द। और वो शब्द पूछता है दोस्तों, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
अखंडता। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ना, पंथ धर्मनिरपेक्ष को ही हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं, और समाजवादी यहाँ देख रहे हैं ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक, ये दोनों दोस्तों हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए, ये दोनों हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए, यानी 1976 में। 1950 में ये दोनों शब्द नहीं थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 1950 में ये दोनों शब्द नहीं थे, ये दोनों शब्द बाद में जोड़े गए। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों ये हमारा प्रस्तावना क्लियर हुआ। अब इसको 2 बार आप लोग लिखिएगा, अपने कॉपी पे रफ पे लिखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसी तरीके से, और इसको लिखिएगा 100% जो है 100% बता रहा हूँ मैं, आपको याद हो जाएगा। जब मैं कल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को क्वेश्चन याद हो गया। यहाँ नोट कर लीजिएगा प्रस्तावना, इसको पेश किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया गया 13 दिसंबर 1946। पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इतना अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो इससे ज़्यादा प्रस्तावना से मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, हम लोग जब पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे तो यही पूछा था, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं अभी मेरी पहली वीडियो है दोस्तों, आप बताना कैसा मैं समझा पाया हूँ, और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना रिक्वेस्ट है, आप लोग से करिएगा, और अच्छे कंटेंट, आज प्रस्तावना हुआ, मैं डे बाय डे शेड्यूल के हिसाब से आप लोग को एक शेड्यूल लिखवा दूंगा, उस हिसाब से आप लोग को इस तरीके से नोट्स, या फिर मैं अब कुछ दिनों के बाद दोस्तों बोर्ड पे आप लोग को समझा दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करिएगा, मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। ठीक, और उसको सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, जय हिंद।